मैं लंग्स को इंटरस्टिशियम को और आसान भाषा में समझा रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं ये एक बहुत बड़ा प्लॉट है और ये अभी पूरा यहाँ कुछ नहीं है, ना तो रोड है ना घर है, ये पूरा का पूरा है इंटरस्टिशियल टिश्यू। अभी पूरा का पूरा जो प्लॉट है ये पूरा क्या है, इंटरस्टिशियल टिश्यू। अब यहाँ फ्यूचर में बहुत सारे प्लॉटिंग हो गए और बहुत सारे घर खरीदे गए। और लोग यहाँ सर्वाइवल करने लग गए, यहाँ बहुत सारे घर खरीदे गए। अब ये जो है ये है एल्वियोलाई। अब एल्वियोलाई आए और इनके बीच में ज्वाइंट जोड़े गए। ये क्या है, ब्रोंकियल रोड। ये सारी रोड है जहां से आप पहुंचोगे घर पे। तो पहला पॉइंट ये रोड, अगर यहां इंफेक्शन हो जाता है तो क्या है, ब्रोंकोनिमोनिया। लेकिन अगर यहां इंफेक्शन होता है तो क्या है, लोबार निमोनिया। लेकिन जो प्लॉट था पहले से, ना घर में हो ना रोड पे हो, बेसिक सेल में हो, प्लॉट में हो, यहाँ जहाँ पहले स्पेस था यहाँ इन्फेक्शन हो जाए तो ये इन्फेक्शन जितना जितना प्लॉट दिख रहा है, जितना जितना खाली छूटा है, हो सकता है ये यहाँ कोई, जैसे आप देखते हो किसी एरिया में कोई एक एरिया छूटा हुआ है तो वहाँ उसमें ना तो रोड है ना किसी का घर है, वैसे ही फील्ड छूटा हुआ है। तो वैसे लंग्स में भी सबके बीच में जगह छूटी होती है, हर घर के बीच में जगह छूटा है। तो यहाँ एरिया जो इसमें इनमें जब इन्फेक्शन हो जाएगा तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल निमोनिया। और अगर यहाँ से आप स्ट्रक्चर बनाना शुरू करें कि इन्फेक्शन का स्ट्रक्चर कैसा बने, तो आप बना दीजिए इसी को ओपेक कर दीजिए। और ये बहुत ही पतले पतले, ये तो लंग्स में बड़ा बना रहा हूँ, बहुत ही पतली पतली जगह छुट्टी होती है, गलियां छुट्टी हैं, समझ सकते हो। ये गलियां हैं जहाँ रोड भी नहीं है और घर भी नहीं है, लेकिन वो गलियां हैं। तो ये क्या है, प्लॉट है खाली जहां पर कुछ नहीं है। तो जब यहां इंफेक्शन हो जाएगा तो आपको वहां क्या मिलेगा, ये लाइनें जो बन रही हैं, लाइनें गलियां जो पतली पतली हैं ये दिखना शुरू हो जाती हैं। मतलब एक्सरे पे क्या मिलेगा, लाइन वाला ओपेसिटी, लाइन उसमें गली मिलेंगी पतली पतली, जहां ना तो घर है ना कोई रोड है। तो ये अगर एक्सरे आपको लाइनिंग की ओपेसिटी मिल रही है और उसको हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, सिम्टम होने चाहिए निमोनिया के, जनरल सिम्टम जिसको हम लोगों ने सबसे पहले 3-4 सिम्टम लिखा था। कौन कौन से सिम्टम होते हैं निमोनिया के, जनरल सिम्टम बताना। टैकीकार्ड, प्लीज स्टॉप। ये सिर्फ एक फीवर है निमोनिया का सिम्टम जो क्लासिफाई, जो स्पेशली उसका है। बाकी टैकीकार्डिया, साइनोसिस, ये सब कहानियां अलग हैं। ये साइनोसिस निमोनिया में हो ना हो कोई कंफर्म नहीं होता है। अगर आपने निमोनिया कंट्रोल कर लिया तो साइनोसिस नहीं होगा। वो सिम्टम बताओ जो आपके पास पेशेंट लेकर आना ही चाहिए निमोनिया में, मैंने उसकी बात की है। हाई ग्रेड फीवर, कफिंग, चेस्ट पेन, ब्रेथलेसनेस, 4 सिम्टम, बस 4 सिम्टम। 4 सिम्टम के बिना निमोनिया नहीं हो सकता है। अगर निमोनिया है तो ये 4 सिम्टम हैं। बाकी मैंने सिम्टम जितने हैं सब मैंने अलग लिस्ट में लिखवाया है, इसीलिए कि आप कंफ्यूज ना हो। वो हो ना हो कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन ये 4 होंगे। अब आपके पास ये लाइनिंग वाली बीमारी, ये लाइन के ओपेसिटी आ रही है लाइनिंग की, ठीक है। कोई एक लंग है और वहां पर जैसे ये लंग्स है, ये लंग है और आपने देखा यहाँ पर ऐसे लाइन ऐसा स्पॉट पड़ा हुआ है और उसको हाई ग्रेड फीवर है, उसको खांसी है, उसको जुकाम है और कह रहा है कि सर हमें 2 दिन से ऐसे हो रहा है। आपने एक्सरे कराया और आपको ऐसे स्पॉट मिला लाइन, तो आप जा सकते हैं निमोनिया की तरफ। लेकिन अगर इसको कोई सिम्टम ना हो, सिर्फ सांस फूल रहा होगा,
और वो कहे कि सर हमें 6 महीने से हो रहा है, ऐसा साल भर से हो रहा है, 2 साल से हो रहा है, 3 साल से हो रहा है, तब अगर ऐसी लाइनिंग आती है तब आप क्या निमोनिया की तरफ जा सकते हैं, जबकि एक्सरे सेम ही है। 3 साल तक निमोनिया कोई नहीं झेल सकता है, पूरा का पूरा लंग खत्म हो जाएगा। तब ये बीमारी इंटरस्टिशियल लंग डिसऑर्डर की तरफ जाएगा, ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज में जाएगा। हो सकता है कि जो मरीज है वो एस्बेस्टस या किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है और वहां का केमिकल उसके लंग्स में इकट्ठा होता चला गया है, जो ब्रोंकस में और एल्वियोला में इकट्ठा हो गया है, तो वो ब्रोंकस की ब्रांचिंग ऑफ व्हाइट कलर की आ रही है, तो भी आपको लाइन लाइन मिल रहा है, सेम अपीयरेंस मिल रहा है। तो एक्सरे क्या है, वो डायग्नोसिस तब क्लियर करता है जब आपके सामने पेशेंट होता है। क्लियर? एक्सरे के कमेंट करने के लिए पेशेंट होना बहुत जरूरी है। इसीलिए कहा जाता है कि सबसे बड़ा इन्वेस्टिगेशन अगर कुछ है मेडिकल साइंस में, और सबसे बड़ा हेल्पफुल डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया अगर कुछ है मेडिकल साइंस में, तो कौन है, क्या है? डॉक्टर। इससे बड़ा डायग्नोस्टिक फैक्टर कुछ नहीं है। सारी मशीन सब कुछ रख दीजिए, लेकिन डॉक्टर से आगे कुछ भी नहीं है। तो ये 3 टाइप थे एक्सरे के जो एनाटॉमिकली हम लोग पढ़ते हैं। एक तो लोबार निमोनिया, एक ब्रोंको निमोनिया जिससे पैची ओपेसिटी आता है, और कंसोलिडेशन भी हो सकता है इसमें कभी कभी, मे बी कंसोलिडेशन यहाँ, और इंटरस्टिशियम में होगा इन्फेक्शन। डिफ्यूज हैजी ओपेसिटी, डॉट नहीं, यहाँ लाइनिंग में हैजी ओपेसिटी मिलता है। यहाँ हैजी मतलब बहुत ज़्यादा हाई डेंस ओपेसिटी नहीं मिलेगा। यहाँ हैजी ओपेसिटी, जैसे पिक्स कभी हैज पिक का, जैसे मेरा नेटवर्क चला जाता है कभी कभी, तो आपको वहाँ हैजी आने लग जाता है, तो वो हैजी अपीयरेंस मिलता है। बाकी बहुत कुछ क्लियर तब हो जाएगा जब आप सामने देखेंगे और कोई सामने बताने वाला रहेगा कि लोबार निमोनिया है, ये ब्रोंको निमोनिया है। इस बार जो हम लोगों का टेस्ट होगा, कम से कम 10 एक्सरे उसमें डालूंगा मैं, 10 या 15 एक्सरे, और इंटरप्रिटेट करना रहेगा कि कमेंट क्या है, इसमें क्या मिल रहा है। तो तुम लोगों को भी छुट्टी मिल जाएगा कॉपी खोल के उतारने से। अब बात करते हैं स्पुटम का, कि जांच क्या क्या कराना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन का। ये सब कुछ हो गया, अपीयरेंस किसमें क्या मिलेगा, इन्वेस्टिगेशन। आते हैं फिर से हम लोग बेसिक पैथोलॉजी पे, और वहीं से हम लोग निकालते हैं इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करा सकते हैं। बेसिक पैथोलॉजी क्या थी, इंफ्लामेटरी रिएक्शन, और उससे क्या हो रहा था, यहां पर प्लाज्मा फिलिंग, डेंस प्लाज्मा फिलिंग, ये पूरा प्लाज्मा फिलिंग था। और इंफ्लामेटरी रिएक्शन जब होता है तो क्या था, WBC बहुत ज्यादा आने लग जाते हैं लड़ाई करने, न्यूट्रोफिल्स, बहुत सारे न्यूट्रोफिल बुलाए जाते हैं।
और ये जो प्लाज्मा है, सॉरी हाँ, ये जो प्लाज्मा है डेंस प्लाज्मा है, इसमें और क्या क्या मिक्स है? बैक्टीरिया, निमोनिया का बैक्टीरिया, कुछ ऐसा ही होता है, क्यों? Am I right? He is very happy to make after making a severe infection. बैक्टीरियाज, या अगर बैक्टीरियाज नहीं है तो हो सकता है फंगल डेवलपमेंट हो गया, हो सकता है फंगल हो, बैक्टीरिया ना हो तो। अब बात करते हैं कि हम लोग क्या क्या करा सकते हैं। सबसे पहला, आप सबसे पहले लिख देते हैं सीबीसी जांच में। सीबीसी मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट, सीबीसी में मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट। अब कंप्लीट ब्लड काउंट में क्या क्या आता है? सारा डब्ल्यूबीसी, सारा आरबीसी, प्लेटलेट्स, और भी जो उनके मीन कार्पल सेल और एचबी और जो भी सब कुछ, ईएसआर और जो भी लोग ले लें, अलग अलग लीजिए। लेकिन हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? सीबीसी कहाँ से निकाला जाता है? ये जो ब्लड है, सबसे पहली बात तो ये कि जब आप सीबीसी कराते हैं तो इसका ब्लड कहाँ से निकाला जाता है? लंग से निकाला जाएगा। क्यूबाइटल फोसा, और कहीं से नहीं निकाल सकते सीबीसी के लिए। कहीं से भी निकाल लीजिए, कहीं का भी ब्लड, शरीर का ब्लड होना चाहिए। वेन से निकालते हैं, मैंने कहा ही नहीं कि लंग से निकालेंगे, मैं वेन कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं वेन से निकालेंगे, कहीं का भी जहां कंफर्टेबल हो, जिससे पेशेंट को दिक्कत ना हो। वेन्स ऊपर पाई जाती हैं और वो आपके हाथ में वेन्स ऊपर ऊपर दिख रही होती हैं और आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, तो वहाँ की वेन सिलेक्ट की जाती है। दूसरी चीज़, वहाँ वाइटल ऑर्गन नहीं है हाथ में, तो कोई चीज़ चुभने का डर नहीं है, सिर्फ नर्व है, नर्व आपको बचाना है बस, तो इसलिए हाथ सिलेक्ट किया जाता है। अगर हाथ में नहीं तो पैर में। अगर किसी का हाथ कटा होगा, क्यूबाइटल फोसा ना हो, तो क्या उसका सीबीसी कभी नहीं होगा? बताओ। या मान लो कोई जल गया है, उसका हाथ दोनों जल गया है और उसका क्यूबाइटल फोसा है ही नहीं, तो उसका सीबीसी नहीं होगा, तब भी तो होगा, तो कहीं और से निकाला जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सीबीसी मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट करना है, मतलब ब्लड देखना है, ब्लड में कौन कौन से सेल कितने हैं, हमें ये गिनना है। तो उसके लिए हमें ब्लड निकालना है शरीर से, कहीं भी वेन से निकालना है। लेकिन स्पेशली हम लोग हाथ सिलेक्ट इसलिए करते हैं कि यहाँ कोई वाइटल ऑर्गन नहीं है और वेन्स ऊपर मिल जाती हैं। तो अगर यहां से हम लोग इस पेशेंट को है इन्फेक्शन है और यहां जो ब्लड भरा है, अगर यहां जो ब्लड भरा है, तो इस पेशेंट में नॉर्मल पेशेंट से क्या चेंज आ सकता है अगर इसका सीबीसी जांच कराया जाए? ये यहाँ जो आप WBC देख रहे हो, जो बहुत सारा WBC आ गया है, ये सिर्फ लंग्स में ही नहीं रहता है। ये जब यहाँ WBC बढ़ता है तो ये घूमते पूरे ब्लड में रहते हैं, क्योंकि यहाँ ये जो ब्लड भरा हुआ है ये तो पूरे शरीर में घूमता रहता है। ऐसा नहीं होता है कि जब ये वापस लंग्स में यूज होकर ब्लड और वापस जाने लगता है तो WBC लंग्स के एल्वियोला पकड़ कर लटक जाते हैं और नहीं, हम नहीं जाएंगे अब यहाँ से, हमें बड़ा मजा आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता है, उनको फिर बाहर जाना पड़ता है और फिर जब ब्लड वापस आता है 0.8 सेकंड में, तब फिर से वो वहीं पहुंच जाते हैं। तो जब WBC बढ़ेगा तो ये ब्लड में WBC बढ़ते हैं, क्योंकि ये ब्लड के रास्ते से इन्फेक्शन पॉइंट पे आते हैं कि वहां चलो, वहां लड़ाई हो रही है। तो
तो ये इसका मतलब ये होता है कि जैसे किसी शहर में भगदड़ मच गई हो और इंसान सारे क्या हैं WBC हैं, तो हो सकता है कि आग कहीं बताया गया हो कि वहां बम लगा हुआ है, लेकिन जब भगदड़ मच रही है तो उस एरिया के सारे लगभग सारे रोड पे लोग दिख रहे हैं। अब अगर उनको गिनना शुरू किया जाए तो हो सकता है कि आपको किसी भी रोड से गिन लोगे उसको उठा के कि कितने लोग हैं। तो नॉर्मली हम एक रोड पे देखते हैं 4-5 लोग घूम रहे हैं, अगर एक प्राइवेट एरिया माना जाए तो। लेकिन अगर वहां पर आपको अगर आपको कभी मिलता है कि यहाँ तो कभी ज़्यादा भीड़ नहीं होती थी और आगे 150 लोग क्यों भगे जा रहे हैं, तो आप तो जरूर निकल कर देखते हैं कि यहाँ क्या हो गया। अगर आप अपने एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन मैं लखनऊ के लोगों को बता रहा हूँ जो यहाँ जानते होंगे, या कोई ऐसा आप एरिया इमेजिन करिए कि जहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं। आप कभी सोचते हो कि आप छत से ऊपर देखते हो तो आप देखते हो 4-5 लोग उस आ जा रहे हैं, कॉमन एरिया है, कॉमन रास्ता है। लेकिन उसी रास्ते पर आप सुबह उठो और आप देखो वहाँ 200 लोग जा रहे हैं इकट्ठे ही, तो आप कुछ तो सोचोगे कि ऐसा क्या हो रहा है। तो नॉर्मली WBC का वॉल्यूम कितना होता है ब्लड में नॉर्मल? चलो हम लोग 9000 मान लेते हैं कि चलो मैक्सिमम 9000, 4000 से 9000 मान लेते हैं कि इतना नॉर्मल होता है। और हम मानते हैं कि जो हमारे ब्लड कैपिलरी में हमारा जो ब्लड फ्लो सिस्टम है, जो पूरा ब्लड है 5 लीटर ब्लड, उस 5 लीटर ब्लड में 4000 से 9000 ब्लड के सेल हमें हमारे टेस्ट ट्यूब में मिलना चाहिए, हमारे स्लाइड पे मिलना चाहिए। लेकिन अगर इसी का ब्लड हम लोग लेते हैं और सेम स्लाइड पर देखते हैं और हमें इसका काउंटिंग 20,000 मिले, 20,000 क्यों, हमें 14,000 मिल रहा है, तो ये क्या हो गया, अब 4,000, 5,000, 6,000, 7,000 हमें ऐसे मिलता है नॉर्मली। और अगर हमें 14,000 या 12,000 मिल रहा है या 11,000 मिल रहा है, तो ये क्या है, ये नॉर्मल से बढ़ा हुआ है। अब इसका मतलब हम क्या सेंस निकालेंगे कि WBC ब्लड में बढ़ा हुआ है। और WBC में सबसे पहले कौन सा WBC आता है, न्यूट्रोफिल। तो अगर न्यूट्रोफिल की काउंटिंग बढ़ी आ रही है, देखो WBC में 5 सेल होते हैं, न्यूट्रोफिल और इस्नोफिल और मोनोसाइट, लिम्फोसाइट और बेसोफिल। 5 सेल होते हैं जो हम लोग पूरा WBC कराते हैं, जब व्हाइट ब्लड काउंट। न्यूट्रोफिल बढ़ता है न्यू इन्फेक्शन में, न्यू से याद रखना, न्यूट्रोफिल शुरू में जब न्यू इन्फेक्शन होगा तो न्यूट्रोफिल बढ़ा हुआ आएगा। तो अगर आप निमोनिया में किसी का CBC कराओगे तो, और ये 2 दिन का केस है, तो आपका क्या बढ़ा आएगा, न्यूट्रोफिल, और कितना, नॉर्मल रेशो से ज्यादा बढ़ा हुआ आएगा। अब इसका परसेंटाइल फिर होता है जब आप, ये तो हो गया TLC, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। लेकिन आप जब DLC, ये हो गया DLC, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। डिफरेंशियल मतलब अलग अलग डिफरेंशिएट करके अब गिना जा रहा है, और पहले गिना जा रहा था टोटल को, कि टोटल WBC कितने हैं सब मिला के। और ये क्या होगा, DLC। तो DLC में अगर TLC में ये बढ़ा रहेगा, दूसरा जब आप DLC पे पहुंचोगे तो DLC पे न्यूट्रोफिल आएगा, और न्यूट्रोफिल में न्यू इन्फेक्शन में न्यूट्रोफिल बढ़ता है। तो इसमें आपको सब भले ही नॉर्मल मिले, ये नीचे के 4 नॉर्मल मिले, लेकिन आपको बढ़ा क्या मिलेगा, न्यूट्रोफिल स्पेशली। क्योंकि शुरू में सबसे झगड़ालू कौन है घर का, न्यूट्रोफिल। और जैसे ही किसी ने घर से बाहर से गाली दी, सबसे पहले हो सकता है 5 भाई हो, लेकिन 4 भाई हो सकता है मेच्योर है, शादी और बच्चे हो गए हैं, वो अभी बाद में निकलेंगे समझदारी इसके, लेकिन सबसे पहले जो सबसे तगड़ा वाला है और सबसे झगड़ालू वो निकल गया, और वो कौन है, न्यूट्रोफिल। तो ये आपको बाहर मिल जाएगा, बढ़ा हुआ, उछलता कूदता हुआ, सबसे ज्यादा काउंटिंग में। तो नॉर्मली इसको हम लोग कितना मान लेते हैं, 70% होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। पूरा WBC का 70% होता है मैक्सिमम। वैसे ये 35 से 70% एक रेशो है अप्रोक्सीमेटली।
अब अगर ये 70% से ज़्यादा आ रहा है तो न्यूट्रोफिल बढ़ा हुआ है, उतना होना ही नहीं चाहिए। इस्नोफिल हमेशा ज़्यादातर एलर्जिक कंडीशन में बढ़ता है, जब एलर्जी होती है तो इस्नोफिल बढ़ता है। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट ये क्रॉनिक इन्फेक्शन में बढ़ते हैं, पुरानी बीमारियों में। जैसे किसी को टीबी हो 10 साल का, तो उसमें लिम्फोसाइट और मोनोसाइट बढ़े आ सकते हैं। और उसके साथ हो सकता है अगर न्यू इन्फेक्शन उसको अभी तुरंत हुआ है तो न्यूट्रोफिल बढ़ाएगा, नहीं तो हो सकता है न्यूट्रोफिल ना बढ़ा हो, लेकिन मोनोसाइट और लिम्फोसाइट बढ़े आएंगे। तो जैसे एक शब्द तुम लोगों ने सुना होगा, करोड़ी मल। अगर भूल जाओ कभी कि क्या बढ़ेगा तो करोड़ी मल, करोड़ी से आप याद रखें क्रॉनिक मल, क्रॉनिक, और मा से क्या है मोनोसाइट और ला से क्या है लिम्फोसाइट। तो करोड़ी क्या है, क्रॉनिक है। अब उसको चाहे आप क्रॉनिक मल पढ़ लें चाहे करोड़ी मल पढ़ लें, तो आपको अगर मोनोसाइट और लिम्फोसाइट बढ़ा रहा है तो क्या है, क्रॉनिक है। और बेसोफिल ये बहुत बार एलर्जिक में बढ़ जाता है और बहुत बार क्रॉनिक में बढ़ जाता है। तो ऑल ओवर अगर मैं यहां कहूं कि यहां क्या बढ़ना चाहिए निमोनिया में, तो आपको क्या लगता है क्या बढ़ेगा? तो यहां आपको इन्वेस्टिगेट, जब आप इन्वेस्टिगेट कराओगे मरीज का, तो यहां पे क्या मिलेगा, सीबीसी में ब्लड काउंट जब आप कराओगे तब आपको वहां न्यूट्रोफिल बढ़ा हुआ मिलेगा। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो न्यूट्रोफिल, और अगर वायरल या फंगल होगा तो हो सकता है इस्नोफिल भी बढ़ जाए, क्योंकि वो लोग एलर्जी क्रिएट करते हैं। इन्फेक्शन के साथ साथ एलर्जिक रिएक्शन भी होता रहता है। तो अगर